सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 27 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने ये रहा कि अभी हाल में वित्त मंत्री के द्वारा जीएसटी अपीलीय अधिकरण, जिसे आप अंग्रेजी में बोलोगे जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल, इसका भी औपचारिक रूप से शुभारंभ कहाँ पर किया? तो आंसर होगा इसका नई दिल्ली में। तो वित्त मंत्री कौन है? हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं। इन्होंने नई दिल्ली में जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल का उद्घाटन किया है। इस ट्रिब्यूनल से जीएसटी के सभी डिस्प्यूट्स को फेयर, फास्ट और ट्रांसपेरेंट तरीके से जल्दी सॉल्व किया जा सकेगा। इसके तहत दिल्ली में इसकी मेन ब्रांच खोली जाएगी और अलग अलग राज्यों में 31 ब्रांचेज स्थापित की जाएंगी। और ये ट्रिब्यूनल अपनी जो हियरिंग है वो दिसंबर 2025 से शुरू करेगा। तो जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल की बात करें तो आप कह सकते हो ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है और इसका काम होगा जीएसटी से जुड़े डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना। और इसे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 के तहत बनाया गया है। अच्छा, अब जीएसटी से संबंधित कुछ स्टैटिक, कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। पहले स्टैटिक देखते हैं। पूछे जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? फ्रांस था और भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश बना था। वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पेश किया गया भारत में 122वां और पास होकर अधिनियम यानी कि कानून बनने वाला 101वां संविधान संशोधन है। जीएसटी को भारत में पारित करने वाला पहला राज्य था असम और आखिरी था जम्मू कश्मीर। भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा। भारत में जीएसटी लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को, इसीलिए जीएसटी डे 1 जुलाई को आप मनाते हैं। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? विजय केलकर समिति। और सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता। जीएसटी की दरें कितनी प्रकार की हैं? अच्छा, इसमें अभी करेक्शन हमें देखने को मिलेगा। पहले ये 5%, 12%, 18% और 28% था। अभी जीएसटी 2.0 रिफॉर्म आया। अभी जो जीएसटी काउंसिल की जो 56वीं बैठक हुई थी उसमें जीएसटी 2.0 रिफॉर्म आया और उसमें 2 स्लैब्स को हटा दिया गया, 12% वाला और 28% वाला। तो अब 5% और 18% रह गया है। इसके अलावा सुपर लग्जरी आइटम्स जो भी हो गए और जो सिन गुड्स हो गए, सिन गुड्स कहेंगे जो तंबाकू, बीड़ी वगैरह इस तरह की जो चीज़ें आती हैं, तो उन पर 40% टैक्स लगाया गया है। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान रखना। और जीएसटी पंजीकरण संख्या में कितने अंक होते हैं? 15 अंक होते हैं। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है जो वित्त मंत्री हैं वो। राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था गोवा के पणजी में। और जीएसटी परिषद के अध्यक्ष हमने कहा जो वित्त मंत्री हैं, जो अभी तो निर्मला सीतारमण जी हैं। जीएसटी परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई? 279A। और वित्त वर्ष 2024 में सबसे ज़्यादा जीएसटी राजस्व संग्रह वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। और फैसलेस जीएसटी अधिनिर्णय, जीएसटी एडजुडिकेशन यानी कि न्यायिक निर्णय के लिए पायलट परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य बना था केरल। ठीक है, और ये पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया। तो ये सारे पॉइंट्स आप जीएसटी से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किसे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा जिनाली मोदी को। तो यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 की हम बात कर रहे हैं, जो कौन देता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अभी किसे दिया? जिनाली मोदी को। ये मुंबई से बिलोंग करती हैं। और क्यों मिला इनको? क्योंकि इन्होंने केले के तनों को बनोफी लेदर में बदलने का काम किया, जो कि पारंपरिक चमड़े का एक स्थायी पौधा आधारित विकल्प है। मतलब इन्होंने एक बनोफी लेदर बनाया, बनोफी नाम दिया है, एक लेदर बनाया है जो कि केले के तने के रेशे को प्राकृतिक बाइंडर और स्टार्च के साथ मिलाकर के बनाया जाता है, जिससे एक ऐसा पदार्थ बनता है जो दिखने, छूने, यहाँ तक कि जानवरों के चमड़े जैसा महकता है। और इसमें पारंपरिक चमड़े की तुलना में पानी का उपयोग 95% तक कम होता है और कार्बन उत्सर्जन में भी 90% से ज़्यादा कमी आती है। तो इस तरह का इन्होंने जो लेदर बनाया है, जो कि पारंपरिक चमड़े को रिप्लेस करता है और उसी के जैसा लगता है, तो उस लेदर को इन्होंने नाम दिया बनोफी लेदर, जो कि केले के तनों से बनता है। इससे किसानों को भी फायदा है, एनवायरनमेंट को भी फायदा है। तो ये काम किया इन्होंने। जिनाली मोदी इनका नाम है, मुंबई से बिलोंग करती हैं और इन्हीं को मिला इस बार का यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 का। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की हम बात कर लेते हैं। देखो, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की जो स्थापना है 5 जून 1972 में होती है और इसी कारण से 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। हेडक्वार्टर नैरोबी, केन्या और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंगर एंडरसन, जो खुद डेनमार्क से हैं।
अब कुछ अवार्ड्स में आपको और रिवाइज कराऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अभी 34वां सरस्वती सम्मान दिया गया था 2024 के लिए साधु भद्रेश दास को, संस्कृत विद्वान है, उनकी पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार 2025 ये दिया गया राणा दास गुप्ता को, भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं। राष्ट्रीय समुद्र वरुण पुरस्कार राजेश उन्नी को दिया गया, समुद्र क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान है। सुदर्शन पटनायक फ्रेड डॉरिंगटन पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। और पी शिवकामी वर्चोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 मिला। मोदी जी को अभी श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान मिला था जिसे कहते हैं मित्र विभूषण। टोक्यो में लेजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को। किस राज्य को आधार कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए 2 UIDAI पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? मेघालय। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल यंग लीडर फॉर द ईयर 2025 किस मंत्री को चुना गया? तो राम मोहन नायडू को, जो एविएशन मंत्री हमारे। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार जीता समर अबू एलोफ ने, फिलिस्तीनी फोटोग्राफर हैं ये। तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में प्रवासियों के लिए भारत की पहली बीमा योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? तो आंसर होगा केरल। तो अभी केरल सरकार ने प्रवासियों के लिए भारत की पहली बीमा योजना को शुरू किया है और इस योजना का नाम है नॉर्का केयर। इसे 1 नवंबर 2025 से लागू किया जाएगा। तो ये एक पेड बीमा योजना है, पर इसके जो प्रीमियम्स की रेट है वो काफ़ी कम रखी गई है और इस पूरी स्कीम को नॉर्का रूट्स के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। नॉर्का रूट्स ये केरल के प्रवासियों के लिए एक स्पेशल एजेंसी है जो प्रवासियों के मुद्दों को देखती है। तो नॉर्का केयर एक बार बात करें एक लाइन में तो क्या है? तो ये एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है जिसे केरल में प्रवासियों के लिए लाया गया है और इसके तहत केरल के प्रवासियों को 5 लाख रुपए तक का तो हेल्थ इंश्योरेंस और 10 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया जाएगा। इसके तहत केरल के 500 हॉस्पिटल्स में और भारत के टोटल 16,000 हॉस्पिटल्स में बिना किसी पैसे के केरल के प्रवासियों का इलाज किया जाएगा और इसमें 18 से 70 वर्ष आयु के प्रवासियों को कवर किया जाएगा। तो प्रश्न क्या था कि प्रवासियों के लिए भारत की पहली बीमा योजना है ये और इसको शुरू किया गया अभी केरल में। उस योजना का नाम भी मैंने आपको बता दिया, नॉर्का केयर। उसकी डिटेल भी मैंने आपको बता दी है। अब बात केरल की है तो ले चलते हैं आपको केरल। ये रहा मैप में केरल। कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन। गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राजकीय पशु हाथी हो गया। पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल। पुष्प है कोन्नी कोना। वृक्ष है नारियल का फल है कटहल। मछली है ग्रीन क्रोमाइड। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। पेरियार नेशनल पार्क है। एर्राविकुलम नेशनल पार्क हो गया। अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क हो गया। इडुक्की डैम है यहाँ पे पेरियार नदी पर। यहाँ का क्लासिकल डांस है 2, कथकली और मोहिनी अट्टम। क्लासिकल लैंग्वेज मलयालम है। ओणम त्यौहार होता है यहाँ पे त्रिशूरपुरम हो गया। अट्टुकल पोंगल हो गया। मकर विलक्कू हो गया। विश्व उत्सव हो गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव भी यहीं पर बनाया गया। ये प्रश्न एग्जाम में आया था एक बार, केरल का कौन सा त्योहार नए साल का प्रतीक है? तो विश्व उत्सव याद रखना। और केरल के समुद्री तट को मालाबार तट कहते हैं। तमिलनाडु के समुद्री तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। केरल को मसालों का बाग भी कहते हैं। यहीं पे आपको सबरीमाला टेम्पल भी मिल जाएगा। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न और देखें तो एर्रालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बनी केरल में है। मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवोल्यूशन इंडेक्स आया था जिसको पर्यावरण मंत्रालय ने जारी किया, उसमें टॉप पर रहा केरल। केरल का पहला स्किन बैंक ये तिरुवनंतपुरम में आपको मिलेगा। अर्थुंकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना, ये केरल के अल्लापुझा जिले में है। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री जो 11वें नंबर के यहाँ पे मुख्यमंत्री थे VS अच्युतानंद निधन हो गया। फेसलेस GST अधिनिर्णय, GST एडजुडिकेशन के इंग्लिश में यानी कि न्यायिक निर्णय, इसके लिए पायलट परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य बना था केरल। और केरल के पर्यटन ने पेटा गोल्ड अवार्ड 2025 जीता। भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य बना केरल। और इसी से संबंधित 2-3 लगातार प्रश्न मैंने लिख दिए, जैसे कि भारत का पहला ई साक्षर जिला ये केरल का मल्लपुरम। भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर पंचायत पुल्लमपारा पंचायत केरल की। और अगर पूछेंगे पहली पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य कौन सा बना था तो आंसर होगा मिजोरम। और किस प्रोग्राम के तहत इसने ये अचीवमेंट हासिल किया तो केंद्र का उल्लास कार्यक्रम। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व समुद्र दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 25 सितंबर को। एक्चुअली में ये कोई फिक्स नहीं होता दिवस, ये हर साल सितंबर के आखिरी गुरुवार को मनाया जाता है। तो इस बार हमने ये 25 सितंबर को मनाया 2025 में। वर्ल्ड मैरीटाइम डे बोलेंगे अंग्रेजी में। उद्देश्य मैरीटाइम सेक्टर और उसके कंजर्वेशन के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना। और इस दिवस की स्थापना इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने
1978 में की थी। बाकी थीम याद रखना, थीम क्या है? अवर ओशियन, अवर ऑब्लिगेशन, अवर अपॉर्चुनिटीज़। अच्छा, एक राष्ट्र समुद्र दिवस भी होता है जो हम भारत में मनाते हैं, नेशनल मैरीटाइम डे, वो फिक्स है, वो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का एक हेडक्वार्टर याद रख लेना, स्टैटिक बन सकता है, लंदन यूके में आपको मिलेगा। वैसे 25 सितंबर को एक और दिवस आप नोट कर लीजिए, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, ये 25 सितंबर को होता है। थीम है थिंक हेल्थ, थिंक फार्मासिस्ट। अब चलो एक बार फिर से सितंबर के सारे डेज में आपको रिवाइज करवा दूं। देखो, 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर को राष्ट्र वन शहीद दिवस, 13 सितंबर वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, ये सितंबर के दूसरे शनिवार को था, 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे, 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, 15 सितंबर को ही भारत में इंजीनियर्स डे था, 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, 17 सितंबर को ही हैदराबाद मुक्ति दिवस, 18 सितंबर विश्व बांस दिवस, और 20 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस था, जो कि सितंबर के तीसरे शनिवार को होता है। 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 21 सितंबर वर्ल्ड अल्जाइमर डे, 23 सितंबर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, 23 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, और अभी हमने पढ़ा था 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस भी हमने मनाया। तो इस बार 25 सितंबर को 3 दिवस हो गए, अंत्योदय दिवस, विश्व समुद्री दिवस और वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किसे एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सुधांशु वत्स को। तो पिडिलाइट के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सुधांशु वत्स, और इन्हीं को अभी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनके अलावा है एक और व्यक्ति हैं एस सुब्रमण्येश्वर, इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया। इनका इतना नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, सुधांशु वत्स का नाम आप ध्यान रख लेना। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का इनको अध्यक्ष बनाया गया है। अब नियुक्ति वाला प्रश्न, अपॉइंटमेंट। चलो अपॉइंटमेंट्स रिवाइज करवाते हैं आपको, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। अभी आरपीएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी थी? सोनाली मिश्रा। एलआईसी के एमडी सीईओ आर दोर्रे स्वामी। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के अध्यक्ष नितिन गुप्ता। एरेडाई के नए अध्यक्ष अजय सेठ। संसद टीवी का सीईओ उत्पल कुमार को। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक संजय सिंघल। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक डॉक्टर ए राजराजन। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सीईओ संजू गुप्ता इस पद पर आने वाले दूसरे भारतीय। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला एमडी सीईओ प्रिया नायर। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता। गोवा के राज्यपाल अशोक गजपति राजू। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर आशिम कुमार घोष। और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष अभिजात सेठ। क्षमता निर्माण आयोग कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का अध्यक्ष बनाया एस राधा चौहान को। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सब नियुक्तियां। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से मध्यम दूरी की किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा अग्नि प्राइम। तो अभी 25 सितंबर 2025 को ही भारत ने रेल पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम के जरिए अग्नि प्राइम मिसाइल की टेस्टिंग की है, इसका परीक्षण किया, और इसके लिए ट्रेन को विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया। ये ट्रेन देश के हर उस कोने तक जा सकती है जहां तक रेल लाइन मौजूद है। तो ये टेस्ट अभी उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट फायरिंग रेंज में किया गया, और इस तरह से लॉन्च करने की तकनीक को कैनिस्टराइज्ड लॉन्चिंग सिस्टम कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अब भारत उन चुनिंदा देशों के ग्रुप में शामिल हो गया है जिनके पास रेल नेटवर्क से मिसाइल लॉन्च करने वाला कैनिस्टराइज्ड सिस्टम है, जैसे कि अमेरिका, रशिया, चीन, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ये सब ऐसा कर चुके हैं, मतलब ट्रेन से रेल से मिसाइल को लॉन्च कर चुके हैं। और कौन सी मिसाइल को हमने लॉन्च किया? अग्नि प्राइम की हमने बात करी। तो अग्नि प्राइम मिसाइल याद रखना, भारत ने जून 2021 में अग्नि सीरीज की एक आधुनिक मिसाइल है अग्नि प्राइम, इसका परीक्षण किया था। इसके रेंज याद रख लेना, रेंज पूछा जा सकता है, 2000 किलोमीटर है। ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। और अगर आपको बताऊं कि भारत ने कब अग्नि मिसाइल का पहला परीक्षण किया था, तो 1989 में, और तब से अब तक भारत अग्नि सीरीज की 5 मिसाइलें लॉन्च कर चुका है। और अगर आपको याद हो तो अभी कुछ दिन पहले ही भारत ने पहली बार ड्रोन से मिसाइल फायर का सफल परीक्षण किया था, आंध्र प्रदेश में किया था। और कौन सी मिसाइल थी वो? उसका नाम था ULPGM-V3।
जिसका फुल नेम होता है अनमेन्ड एयर व्हीकल यानी कि ड्रोन, और एल मतलब हो गया लॉन्च्ड प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में किया था ये, और अभी हमने रेल से किया है, ट्रेन से। कौन सी मिसाइल है वो? अग्नि प्राइम मिसाइल है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा एग्जाम की दृष्टि से, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत का पहला एआई सक्षम नेचर एक्सपीरियंस सेंटर किस नेशनल पार्क में बनाया जाएगा? तो आंसर होगा बेटला नेशनल पार्क। तो अभी भारत का पहला एआई इनेबल्ड नेचर एक्सपीरियंस सेंटर ये झारखंड के बेटला नेशनल पार्क में बनाया जाएगा। तो इस सेंटर में जो लोग हैं, जो पब्लिक है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, होलोग्राम्स और साउंड के जरिए जंगल की लाइफ को फील कर सकेंगे। इसमें लोग फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को एक्सपीरियंस करेंगे और उनके कंजर्वेशन के बारे में सीख सकेंगे। तो बेटला नेशनल पार्क याद रखना, ये आपको मिलेगा झारखंड में। और आपको बता दूं, ये जो बेटला नेशनल पार्क है ये पलामू टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। तो ये आपसे स्टैटिक भी बन के आ सकता है एग्जाम में प्रश्न कि बेटला नेशनल पार्क अभी न्यूज़ में है, बताओ कहाँ पर है? तो झारखंड याद रखना। कुछ और नेशनल पार्क्स में आपको रिवाइज कराता हूँ जो न्यूज़ में रहे, वो देखो पहले आप। कुछ स्टैटिक भी हैं, जैसे कि पूछे भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, उत्तराखंड में, जो आपको मिलेगा। सबसे नवीनतम नेशनल पार्क भी पूछ सकता है एग्जाम में, सिमलीपाल नेशनल पार्क है ये। और आप कह सकते हैं उड़ीसा का ये दूसरा नेशनल पार्क है और देश का 107वां नेशनल पार्क है। अब आपके लिए होमवर्क प्रश्न बनेगा, उड़ीसा का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, बताओ। बाकी भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है, लद्दाख में आपको मिलेगा। और सबसे छोटा नेशनल पार्क एरिया वाइज साउथ बटन नेशनल पार्क है, अंडमान निकोबार में। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बनेगा पेंच टाइगर रिजर्व में। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला नेशनल पार्क बना काजीरंगा नेशनल पार्क। दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी शुरू हुई थी सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में, जो आपको मिलेगा उड़ीसा में। भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ पर किया गया? केवलादेव नेशनल पार्क, राजस्थान। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया? काजीरंगा नेशनल पार्क को, जबकि पहला था अरुणाचल प्रदेश का नामदफा नेशनल पार्क। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व ये है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये आपको आंध्र प्रदेश तेलंगाना में मिलेगा। भारत का एकमात्र 13वां नेशनल पार्क है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो आपको मिलेगा मणिपुर में। और सर्वाधिक नेशनल पार्क ये आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में 11, अंडमान निकोबार में 9 है। एक प्रश्न ये बन सकता है किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित किया गया? तमिलनाडु में, रामनाथपुरम जिले में। वैसे ग्रेटर फ्लेमिंगो ये किस राज्य का राजकीय पक्षी है? गुजरात का है। पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य जो मध्य प्रदेश में है, अब इसका नाम बदल के बभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बनी, कहाँ पर है? केरल में है। एशिया की सबसे उम्र दराज हथिनी का अभी निधन हो गया, इसका नाम वत्सला था, कहाँ पर हुआ? मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में। इसकी आयु 100 वर्ष से भी ज़्यादा थी। ठीक है, तो ये सब न्यूज़ में थे नेशनल पार्क्स, मैंने आपको रिवाइज करा, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में किसे आईजी नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो दो जने हैं, विकास कुमार और सार्थक मित्तल को। तो अभी दो भारतीय जिनके नाम है विकास कुमार और सार्थक मित्तल, इनको इंजीनियरिंग डिज़ाइन कैटेगरी में 2025 का आईजी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये इस पुरस्कार का 35वां संस्करण है। क्यों मिला इनको ये पुरस्कार? तो इन्होंने एक ऐसा शू रेक बनाया जिसमें जूते वगैरह रखते हैं, तो ऐसा शू रेक इन्होंने बनाया जिसमें यूवी लैंप लगा है, जिससे यूवी लाइट निकलती है, अल्ट्रावायलेट जो लाइट है वो निकलती है, जिससे क्या होता है शूज़ के बैक्टीरियाज मर जाते हैं जो कि जूतों की बदबू के असली कारण होते हैं। तो वो लाइट, यूवी लाइट, उन बैक्टीरिया को मार देती है। तो इस तरह का इन्होंने एक शू रेक बनाया, एक डिज़ाइन तैयार किया गया और उसी के लिए इनको ये आईजी नोबेल पुरस्कार मिला। किस कैटेगरी में वो मैंने आपको बता दिया, इंजीनियरिंग डिज़ाइन कैटेगरी में। आईजी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है 1991 में। विज्ञान हास्य पत्रिका एनाल्स ऑफ इम्प्रॉपेबल रिसर्च के द्वारा ये दिए जाते हैं, कहाँ पर? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। और इन पुरस्कारों का आदर्श वाक्य है, पहले लोगों को हंसाएं फिर उन्हें सोचने पर मजबूर करें। ठीक है, और अवार्ड्स वाला प्रश्न, आज पहला ही प्रश्न इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको बहुत सारे अवार्ड्स रिवाइज भी कराए थे। तो अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया गया। तो भारत के वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो आंसर होगा अनिल चौहान है। हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान, लेकिन अभी सरकार ने इनका कार्यकाल 30 मई 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है।
वे भारत के दूसरे नंबर के CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, और इनको इस पद पर 30 सितंबर 2022 को नियुक्त किया गया था। पहले जो CDS थे वो जनरल बिपिन रावत जी थे, जिनका हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में निधन हो गया था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसकी बात करें तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का ये सबसे सीनियर पद होता है, और इस पद को 2019 में बनाया गया था। क्यों? ताकि आर्मी, नेवी और एयर फोर्सेस के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन बन सके। ठीक है, हमारे CDS का नाम याद रखना, कार्यकाल बढ़ा दिया 2026 तक अनिल चौहान जी का। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा चलो, आप अब लिख देना कमेंट बॉक्स में, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। हमारे वर्तमान में आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयर चीफ मार्शल ये कौन है, ये आप बताओ। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में डॉक्टर SL भैरप्पा का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आंसर होगा साहित्य। तो अभी SL भैरप्पा का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे एक इंडियन राइटर और फिलोसफर थे। वे कर्नाटक से बिलोंग करते थे। कई इंपॉर्टेंट अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं, जैसे कि 2023 में मिला पद्म भूषण, 2016 में पद्मश्री, 2010 में सरस्वती सम्मान, और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है 1966 में। लेकिन अभी इनका निधन हो गया। SL भैरप्पा इनका नाम था। निधन से ही कुछ और व्यक्तियों के नाम मैं आपको बताता हूँ, इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के नाम जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो अगर पूछे कि भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर MR श्रीनिवासन का निधन हो गया, पद्म विभूषण 2015 में मिला। मारुति चितमपल्ली एक एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जाने जाते थे, महाराष्ट्र से थे, जिन्हें अरण्य ऋषि के नाम से भी जानते थे। 2025 में मिला था पद्मश्री, तो नाम इंपॉर्टेंट है। और भारत के दिग्गज क्रिकेटर दिलीप दोषी का निधन हो गया, उनकी ऑटोबायोग्राफी स्पिन पंच है। नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मदू बुहारी का निधन हो गया। दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक पंजाब से थे, पगधारी बवंडर नाम से प्रसिद्ध थे, निधन हो गया। प्रख्यात अर्थशास्त्री और UK के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य मेघनाथ जगदीश चंद्र देसाई का निधन हो गया। वे ब्रिटिश संसद के उच्च सदन में नियुक्त होने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे। 2008 में पद्म भूषण मिल चुका है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया, दिशोम गुरु के नाम से जाने जाते थे। नागालैंड के राज्यपाल का निधन हो गया, ला गणेशन। और औषधीय पौधे आरोग्य पथ की खोज करने वाले कट्टीमथन कानी का निधन हो गया, वे केरल से थे। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया। लेटेस्ट मैंने आपको रिवाइज कराया। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर कर देना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी इनकी प्रैक्टिस के लिए, इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए क्विज आपको मिल जाती है अपनी करियर एग्जाम एप्लीकेशन पे, और PDF टेलीग्राम पे मिल जाती है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा किसके द्वारा लॉन्च की गई? अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी। और एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का उद्घाटन, अनावरण किया गया अभी साबरमती गुजरात में। अंत्योदय दिवस मनाया 25 सितंबर को। और किस राज्य के सूरजपुर जिले की 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया गया? तो यह है छत्तीसगढ़ की। और 2200 मेगावाट की ओजू जल विद्युत परियोजना को कहाँ मंजूरी मिली है? अरुणाचल प्रदेश। द्रव्य पोर्टल को लॉन्च किया आयुष मंत्रालय ने। उसके अलावा भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का 19वां राष्ट्रीय जम्बूरी किसकी मेजबानी में होगा? उत्तर प्रदेश। और इनोवेशन को बढ़ाने के लिए किस राज्य ने 1000 करोड़ रुपए का लीप प्रोग्राम शुरू किया? कर्नाटक। और हिमांशी टोकस भारत की पहली अभी खिलाड़ी बन गई हैं जो जूनियर रैंकिंग में विश्व में पहले स्थान पर पहुंच गई। उनका संबंध किस खेल से है? जूडो। और आखिरी प्रश्न था, किरण देसाई की किस किताब को बुकर प्राइज के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया गया? द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था, भारत का पहला बांस आधारित बायो रिफाइनरी किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा असम। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।